बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 178 वोट लेकर एक बार फिर कौमी असम्बली से एतमाद हासिल कर लिया और गोया जो कहा जा रहा था कि उनके कुछ वोट खिसक गए थे वो वोट फिर वापस आ गए और उन्होंने इमरान खान साहब पर एतमाद का इजहार किया। इन जो वोट खिसके थे इनके बारे में इमरान खान साहब और वफाकी वज़रा ने जो जो कुछ कहा वो सारा आपके सामने है। ये लोग बिक गए, ज़मीर फरोश हैं, ये पैसे की खातिर अपना ज़मीर बेच देते हैं, लेकिन इन्हीं ज़मीर फरोशों ने वापस आकर ताबेदारी करते हुए इमरान खान साहब पर एतमाद का इजहार कर दिया है। गोया उनके लिए अब आम माफ़ी हो गई क्योंकि वो अब वापस आ चुके हैं और उन्होंने आके दोबारा से इमरान खान साहब पर एतमाद का इजहार कर दिया है। फिर जो कुछ हुआ आज कौमी असम्बली के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, जिस तरीके से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इकट्ठे हुए और उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, मुसद्दिक मलिक और मरियम औरंगज़ेब के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ फिर जवाबी शेख रशीद असगर साहब ने भी खरी खरी सुनाई, वो शायद आज पूरी कौम ने देखी। ये कैसा मंजर है कि पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल कर रहे हैं और बाहर PTI के कारकुन अपने वज़ीर आज़म को बचाने के लिए अपने मुखालफिन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, उन्हें गालियाँ दी जा रही हैं, उन्हें मारा पीटा जा रहा है और पुलिस भी वहाँ तमाशाई बनी हुई है। इस किस्म की सियासत में हम दाखिल हो चुके हैं। और फिर पार्लियामेंट के अंदर जो खिताब हुआ वो भी आपने सुना, चोर डाकू लूटने वाले मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में। ये तकरीर पिछले कई सालों से आप सुन रहे हैं और आज भी पार्लियामेंट के अंदर यही तकरीर की गई। लोग शायद ये सुनना चाहते थे कि एतमाद का वोट लेने के बाद वज़ीर आज़म कुछ ऐलानात करेंगे कि अब हम मुल्क में कारकर्दगी की तरफ तवज्जो देंगे, हम आम आदमी की मसाइल को हल करेंगे, महंगाई को रोकेंगे, बेरोज़गारी का खात्मा होगा। लेकिन ये चोर डाकू और ये लूटने वाले जिनसे पैसे उन्होंने लेके आने हैं, 3 साल तो गुजर चुके हैं लेकिन कब वापस लेके आने हैं, ये अभी तक एक सवालिया निशान है। इसी पे फोकस रहा आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का। अब एतमाद के वोट के बाद अगला मंजरनामा क्या होगा? लॉन्ग मार्च होगा, अपोजिशन की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। फिर कहा जा रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जा सकती है, पंजाब में आएगी या मरकज़ में आएगी, कहाँ पहले आएगी इसका फैसला भी PDM करेगी। क्या एक जो सियासी बहरान पैदा हुआ था वो टल गया है? यूसुफ गिलानी साहब जीत गए, हफीज़ शेख साहब हार गए। हफीज़ शेख साहब को काम करने का कहा गया कि वो अपना काम जारी रखें, उनकी हार को तस्लीम नहीं किया PTI ने, हुकूमती जमात ने, और उन्हें अपना काम जारी रखने की हिदायत की है। अब इसके बाद मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा, इस पर आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर तजियाकार हफीज़ुल्लाह न्याई साहब। न्याई साहब बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब सीनियर साफ़ी तजियाकार कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और यह मकबूल जान साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ुल्लाह न्याई साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आज आपसे कर लेते हैं। इमरान खान साहब आज जीत के अपोजिशन को शिकस्त हुई। मेरा ख्याल है मलिक साहब, रियासत पाकिस्तान हार गई है। जो कुछ बाहर हुआ है गो के उसको आप कहेंगे उससे कोई बहुत बड़ा सानिया या हादसा नहीं हो सका, ये कुछ भी हो सकता था कि जब आप इस किस्म के रौडी किस्म के जो मुंतशिर दिमाग बंदे इकट्ठे करें 100-150। अब मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये तो खान साहब कह चुके थे स्पीच में कि मुझे हटाएगा तो मैं सड़कों पर ले आऊंगा। नहीं, वो नहीं है, वो तो खैर एक और फ्रस्ट्रेशन थी और वो एक और काम हो रहा है जो मुख्तलिफ लोगों को कमज़ोर किया जा रहा है या जिस तरीके से जो है ना ये हर बंदा एक दूसरे कमज़ोर कर रहा है। लेकिन मैं ये मेरा ख्याल है कि ये एक पाकिस्तान के अंदर मैं तो बड़ा रंजीता हूँ। मुझे लगता है कि रियासत हमारे हाथ से जो है ना निकलती जा रही है। कल यही होगा, मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन करेंगे PTI के? नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कि PTI ने कराया है। अच्छा, मैं कन्विंस्ड हूँ, मैं बड़ा सारा दिन गौर करता रहा हूँ। मैंने इसके जायजली को मैं 77 के अंदर मैं खुद हमेशा जिसको कहने सड़कों पर रहने वाला वर्कर रहा हूँ। हम सड़कों के मैं कहता हूँ वो भी जरूर किया होगा और उसके अंदर का इस्तेमाल तो हमेशा कोई ना कोई सियासी जमात होती है। और मैं जिसको कहने साल से एक ही रो रहा हूँ, लिख के अब कई लोगों के मुँह से सुनता हूँ, सीनियर लोगों के, तो मुझे खुशी होती है। हमेशा मैं कहता था कि इस मुल्क का क्राइसिस एक ही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये बहुत से दशक हुए। अच्छा, करप्शन को यही नहीं समझते, यानी कि वो ये समझते थे कि मैं वो करप्शन को डिफेंड कर रहा हूँ। मुझे ये था कि ये बिल्कुल इसको एक ऐसी चीज़ है जो मुतलका नहीं है। करप्शन के अपने मुसमरात हैं किसी सोसाइटी के अंदर, लेकिन जो रियासत है उसको हल्कान करप्शन नहीं करती। मैंने को मिसालें दी, लेकिन असल बात यह है कि हो क्या रहा है। मैं अब इसी पे मैंने गौर किया जी कि क्यों एस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ा देर न्यूट्रल रहा है डस्का के अंदर इस सेनेट इलेक्शन में हासिल रसूल के लिए। अब मनवा लिया ना, कल बुजदार ने
मैंने अपनी वीलॉग में ब्रेकिंग न्यूज भी देखी, बुज़दार से कल वज़ीर आज़म ने इस्तीफा ले लिया है। झगड़ा इस बात पे है कि परवेज़ इलाही को लाना चाहते हैं, इमरान खान साहब परवेज़ इलाही के ऊपर मान नहीं रहे, और वो राजा बशारत साहब और कोई और नाम है जिनके दरमियान में हो रहा है। तो ये जब इमरान खान साहब आज 6-7 महीने पहले या पीडीएम के वक्त में जबकि एस्टैब्लिशमेंट अंडर अटैक थी, इस पोजीशन में नहीं थी एस्टैब्लिशमेंट के इमरान खान साहब से बुज़दार को हटवा सकती। ये उनकी दिल्ली ख्वाहिश है पिछले 2.25 साल। आप समझे बुज़दार से हटने वाले 3 साल के इक़्तिदार है, 2.25 साल की एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश है बुज़दार को हटाने की। तो अब हम समझे हटने वाले हैं, मेरा ख्याल है हट जाएंगे। अब ये उसमें इमरान खान साहब जो है ना, हम एक छोटी सी बात में आखिर में वाइंड अप करता हूँ। हमारे इलाके में हम लोग अक्सर शिकार करते हैं, तीतर का, मुर्गाबी का, या कई दफा हिरन का भी करते हैं, तो हम फायर मारते हैं। ठीक, तो हर दफा फायर से शिकार वही ढेर नहीं होता, एक का छरा लग जाता है और तीतर उठ के आगे चला जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ये गिरेगा ही गिरेगा, हम उसी तरह शुरू कर देते हैं। छरा लग गया, छरा लग गया उसको, मैंने कहा क्योंकि इमरान खान साहब अब उस नाम हो रहा है। आपने बताया कि किस तरीके से तकरीरें उसको वही रिपीट करनी पा रही है, 2018 वाली, 2013 वाली, धरने वाली, कोई नई बात करने की बात है। मुसद्दक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुसद्दक मलिक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। मुसद्दक साहब हुआ क्या, यानी आप लोग तो आज पार्लियामेंट में जा नहीं रहे थे, फिर ये कैसे हुआ कि कुछ लोगों ने आपको घेर लिया? वहाँ पे जो कुछ हुआ अफसोसनाक है, साबिक वज़ीर आज़म के साथ इस किस्म का वाक़या पेश आना, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग तो आज असेंबली में जा नहीं रहे थे, फिर कैसे हुआ ये सब कुछ? मुझे एक बात कहनी है मुसद्दक साहब, मैं एक तो आपको सलूट पेश करता हूँ, आपने जिसको कहना है जुर्रत का मुजाहरा किया है, और ये पता था कि कितने एक पूरा एक हजूम था और बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि रॉयडी किस्म का, और आपने जिस तरीके से और एक आप जो ऑफेंस हुआ है आपने बहुत ही जुर्रत के साथ गए जहां आपकी जान को खतरा हो सकता था। बहरहाल मेरी तरफ से आपको खराज तहसीन। थोड़ी सी और जुर्रत का मुजाहरा करते तो पार्लियामेंट के अंदर भी चले जाते, ज्यादा बेहतर होता है इस कौम के लिए। ठीक है जी, मुसद्दक मलिक साहब। नियाज़ी साहब ने दिया है दूसरा, और ये मकबूल जान साहब ने कमेंट किया, वो उनको होती है, दर्द ज़ाहिर हो जाती है उनको कभी कभी। अच्छा, आज ही हमने साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वैसे बड़ी आपसे बात मैं कर रहा हूँ, जब ऐसी बात करें मैं बात कर रहा हूँ, आपने क्या खाक इज्जत की आपने कि मैं बात कर रहा हूँ, आप खाक इज्जत की आपने असर के मैं बात कर रहा हूँ और आपने मुझे रोक के रखे दिया। मैंने आपके बात की है, जी मुसद्दक मैंने आपके बात की है, मैंने आपके बात की है, और ये सब सुन ले मुसद्दक मलिक साहब को। जी सर, जी शुक्रिया। ये आज हमारी भी एक प्री अनाउंस्ड प्रेस टॉक थी जिसका अनाउंसमेंट हो चुका हुआ था और तमाम सहाफियों को बुलाया गया था। हमने जिस प्रेस टॉक शुरू की उस वक्त ये क्राउड वहां पे नहीं था। जब हम पोडियम पे इकट्ठे हो गए तो ये लोग जो टी चौक का जो राउंड अबाउट है जिसके इर्द गिर्द काफी तादाद में खड़े थे, वहां से ये लोग अनलीश किए गए, पुलिस ने इनको आने दिया। इस तमाम दौरानिये में वो गाली गलोच का सिलसिला जारी रहा जो सुना जा सकता है और ये भी सुना जा सकता है कि वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हम लोग वहां से निकले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, क्योंकि हम ये एक इनको पैगाम देना चाहते थे कि आपकी जो इंटिमिडेशन है वो किसी काम नहीं आएगी। ये नहीं हो सकता कि आप 7 लोगों को घेर लें चंद 100 लोगों में और उसके बाद आप ये समझें कि वो वहां से भाग जाएंगे, जो गालिबन इनका प्लान लगता था। जब हम वापस जा रहे थे तो मैं और शायद खाकान अब्बासी साहब आगे थे और मरियम औरंगजेब साहिबा पीछे थी। जब मैंने मुड़ के देखा तो एक बहुत बड़ा हजूम जो है उन्होंने मरियम औरंगजेब साहिबा को घेर रखा था। मैं वापस गया हजूम में और मैं मरियम जब वहाँ पे देखा तो ये क्राउड पूरा जो है, आपने उसकी तस्वीर भी देखी, ये मरियम औरंगजेब पे चार्ज कर रहे थे और ऐसी जबान बोल रहे थे और ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जो आपके नहीं किसी भी टेलीविजन चैनल पे या किसी मुहज़्ज़िब घर में नहीं बोली जा सकती। वह जबान मैं आपको बताने से कासिर हूँ वो क्या कह रहे थे। मलिक साहब, आप सारे इज्जतदार लोग हैं, आप सबके घर में माएँ बहनें हैं और यही बात मैं पुलिस और रेंजर्स से भी आज मैंने की भी है। मैंने सुनी आपकी जो आप उनसे बात आपने रोका क्यों नहीं उन लोगों को? आप उनसे ये भी पूछे थे कि आपने उनसे कहा है कि चले आपने रोका नहीं तो एक बात है, आपके घर में माएँ हैं ना, बेटियां हैं, बहनें हैं, जवान हैं, आपको ख्याल नहीं आया आप 40 इंच की छाती लेके उसके ऊपर तगमे सजा के, तमगे सजा के और वो पता नहीं कौन सी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के वहाँ खड़े रहे और आपने रोका नहीं कि वो नंगी गालियां निकाल रहे हैं खवातीन को और हमला आवर हो रहे हैं। ठीक है मलिक साहब, ये बंदे तो पहचाने जा सकते हैं, आप मुकदमा दर्ज करवाएंगे? जी मेरे ख्याल में उस वक्त तो शायद अब्बासी साहब से किसी ने पूछा, वो बहुत बरहम थे जब वो कह रहे थे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और इस क्राउड को बोलो ये पहले
जो मुझ पे हमला करना चाहता है यहाँ खड़े पे करे, हमें पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। उस वक्त हमारा मौकफ ये था कि एक ऐसी पुलिस जिसने हमें हिफाजत नहीं दी, एक ऐसी रेंजर्स जो वहां पे सीना तान के दरवाजे के सामने खड़ी रही और उन्होंने अपनी बहन के ऊपर हमला होते देखते रहे और दरमियान में इंटरवीन नहीं किया, हम उनके पास क्या दरखास्त लेकर जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें गालिबन ये करवाना चाहिए मुकदमा, लेकिन अभी इसके ऊपर बात नहीं हुई क्योंकि उस वक्त जज्बात बहुत ज़्यादा थे और हम बहुत नाउमीद थे इस्लामाबाद पुलिस से और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से। और हमें नहीं लगता है कि इस इंतज़ामिया में जो इस वक्त ये फैशिस्ट माहौल है, इसमें कहीं भी किसी की फरियाद सुनी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दक मलिक साहब। और ये मकबूल जान साहब, मुसद्दक मलिक साहब की पूरी आपने रुदात सुनी, पुलिस वहाँ मौजूद है, रेंजर मौजूद है, हमलावर आ गए हैं, 7 बंदों के ऊपर हमला करते हैं, ये रवैया किस तरफ लेके जा रहा है हमें? देखें, पहली बात तो ये है, मैं बड़े ठंडे दिल से बात करूंगा और मेरी बात ठंडे दिल से सुनिए जी प्लीज। एक बात याद रखें कि आज जिसने जो मकसद पूरा करना था वो पूरा हो गया। पाकिस्तान में सिर्फ पार्लियामेंट एक ऐसी जगह नहीं थी जिससे टॉक की जा सकती थी। पार्लियामेंटेरियन का मकाम और मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर है। आप वहां तो जाते नहीं हैं, लेकिन एक राउडी क्राउड के सामने अपने आप को पेश करते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा लगे। ये हम करते रहे हैं। और ये साहब अगर एक बंदे ने अपने आप मेरी बात सुनने बिल्कुल नहीं, कोई शेड्यूल बदले जाते हैं। वो शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर इसकी प्रेस रिलीज कल जारी कर दी गई थी, कल रात ही जारी कर दी गई थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये कैमरे बदले जा सकते हैं। ये कैमरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्यों? किसी ने वहां पब्लिक जमा नहीं करनी थी, टीवी कैमरे आने थे ना, टीवी कैमरे आने थे ना। क्या जरूरत थी पार्लियामेंट हाउस के सामने कारकुन जमा करने की? गलत किया। मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन पता है ये क्राउड इस किस्म का है। पाकिस्तान का तमाशा बनाया गया यहां पर, और जानबूझ के बना, जिसने भी बनाया है। मैं दोनों फरीकों को जिम्मेदार समझता हूं। आपका मकाम पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के बाहर है। ठीक, आप वहां तो जाते नहीं हैं। आप यहां आके खड़े होकर कहते हैं कि मैं 4 गुंडों के सामने खड़ा होता हूं और ताकि लोगों की मां बहन हो और ये लोगों के सामने एक तमाशा बने। यार आप मुझे ये बताओ, मैं 4 दिन से इस मुल्क के अंदर एक तमाशा देख रहा हूं, तमाशा, जहां लोग खड़े होकर सीने पे हाथ तान के कहते हैं कि हम वोट लेंगे। पाकिस्तान के सिस्टम पे नजर देनी चाहिए। किस मकाम आप आज खड़े होकर लोग कहते हैं कि उनसे वोट लेते हो। आप मुझे बताइए, मदीने में मुनाफिक थे? नहीं थे, सारी जिंदगी रहे, हमेशा रहे मुनाफिक। आज एक टेस्ट था कि कितनी गैरत है, कितनी जुर्रत है, कितनी हमीयत है उन लोगों के अंदर जो बिक गए थे। आज अपना चेहरा दिखाते वो लोग। ठीक है, और वापस आता हूं आपकी तरफ, मैं आता हूं वापस आपकी तरफ, मैं आता हूं वापस। मगर अब्बास साहब जो और ये सब बात कर रहे हैं, जो बिक गए थे, वो उनमें जरूरत नहीं हुई, आज खड़े नहीं हुए, उन्होंने वोट डाल दिया, किसकी इखलाकी फतह समझते हैं, बिक जाने वालों की या वापस लेने वालों की? और दूसरा ये जो बात हुई पार्लियामेंट हाउस के सामने जो वाकया हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया मलिक साहब। थोड़ी सी और साहब से माजरत के साथ, मसलन ये है कि क्या पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करे बाहर, तो ये जस्टिफाइड हो जाता है फिजिकल वायलेंस? मसलन ये कैसे हो सकता है? ये तो उनकी नहीं, ये हो नहीं सकता जस्टिफाइड। फिजिकल वायलेंस को आप फिजिकल वायलेंस की कोई भी फॉर्म को देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिस तरह अभी आप खुद कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ था, ये जिम्मेदारी थी रियासत पाकिस्तान की। उस रेड जोन में ये 100, 150, 200 लोग आए कैसे? ठीक है, किस तरीके से आए? क्या ये पुलिस और रेंजर्स उनको रोक, क्या इजाजत थी? क्या सेक्शन 144 इंपोज नहीं थी? क्या ये सारी चीजें, तो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो अनाउंस थी। बिल्कुल ठीक। जो चीजें जमा की गई वो तो थ्रू सोशल मीडिया जमा की गई ना। एक्टिविस्ट को कहा गया कि आप पहुंचे, बिल्कुल ठीक। ये क्या था? तो फिजिकल वायलेंस की तो किसी भी तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। दूसरी, जो इनसाइड पार्लियामेंट है, जी जी, जो वो 16 अरकान थे वो तो नहीं खड़े हुए, लेकिन वजीर आजम से पूरी तकरीर में एक जुमला भी उन 16 अरकान के बारे में नहीं निकला। क्या उनको एनआरओ नहीं, तो क्या उनको एनआरओ दे दिया ना? यानी जो लोग बिके हैं उनको आपने माफ कर दिया ना, उनके निकालने की कोई बात नहीं की आपने
कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, कि 20 MPs के खिलाफ कार्रवाई की थी ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन किसने की थी? और यहां जो जब वजीर आजम हॉल में दाखिल हो रहे थे तो वो 3-4 लोग जो बिके थे वो उनके साथ दाखिल हो रहे थे, और फिर 2 लोगों ने तो जो स्टिंग जो थे उधर वीडियो में, वो तो वजीर आजम से मुलाकात करके आए। लेकिन मदद साहब अगर उनको निकालें तो फिर तो हुकूमत चली जाती है ना। नहीं तो फिर आप इखलाकियात पर क्या हुई, इखलाकी मेयार क्या हुआ? फिर तो सियासत है ना, तो ठीक है। तो फिर आप इखलाकी मेयार के उस आप मतलब ये कि सिर्फ ये कि मेरी हुकूमत, तो फिर यही बात हुई ना, ठीक है। आपने अपनी हुकूमत बचाने के लिए आपने उन 16 MNAs को माफ कर दिया। ठीक है मदद साहब, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करें, ब्रेक से वापस आते हैं तो उस पर बात करेंगे कि जो न्याय साहब बात कर रहे हैं कि जख्मी तीतर हो गया है, अब क्या उड़ता रहेगा या तीतर को कहीं दूर जाके आखिर गिरना ही है, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। फिजुल न्याय साहब क्विकली बताइएगा, तीतर आपने कहा जख्मी हो गया तो होगा क्या? अब इमरान खान साहब तो बड़े मजबूत और ताकतवर हो गए हैं कि मैंने 178 पहले से ज्यादा वोट ले लिए। मैं जरा थोड़ा सा जो है ना, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक ठंडे दिल के साथ और सुकून के साथ भी 2-3 बातें सुन लेंगे। अब कहते हैं ठंडे दिल से हैं, लेकिन गर्म बातें नहीं। मैं अब उधर भी बैठा पटाखा मेरा दोस्त और ये सब आपके तो मेरा जिगर जान है, इसे तो एडवांटेज लेता हूँ। देखिए जी, क्राइसिस ये है कि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस A to Z देखी है। ठीक है, हो सकता है मदर साहब ने भी देखी हो, इसलिए वो जिसने देखी है उसको हाँ में हाँ मिलाएंगे। कोई जस्टिफिकेशन नहीं उनके ऊपर हमला करने की, बड़े आराम से शुरू हो रही है। और मैं सुन रहा हूँ अचानक एक बंदे ने पीछे देखा, कुछ बहुत दूर से कुछ शोर आ रहा है। मेरा ख्याल था इनके अपने बंदे हैं और ये क्यों आए हैं बंदे, और ये भी नहीं पता चल रहा था कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक ऊंची जगह पे खड़े होके, एक बना हुआ था जगह थोड़ी बना के, कुछ बंदे करीब आते, मेरे एक एक लम्हा, एक एक मूवमेंट कैमरे ने कैप्चर की है। ठीक। और मदर साहब सही फरमा रहे हैं कि जब 144 लगे हुए रेड जोन के अंदर, ठीक है, पुलिस भी खड़ी और रेंजर्स भी खड़ी है, ठीक, इस क्राउड को ला के बड़ा नुकसान हो जाता, कौन जिम्मेदार था? दूसरी बात यह है कि जौहरी साहब से माजरत के साथ कि देखें असेंबलियों में बाइकआउट होता रहता है, हाँ, जबकि उनको ये भी कंटेंशन है कि इलीगल इजलास है। अब इस मुंह छुड़ावे पड़े बगैर अगर उन्हें बाइकआउट किया है तो मैं कौन होता हूं कि उन्हें कहूं कि आपको अंदर जाए या बैठ जाए? भाई इमरान खान बाइकआउट करेंगे, आगे बढ़े जरा, अब होगा क्या? अब देखिए जी, क्राइसिस ये है कि मैंने बता दिया ना जी कि आप ये बात लिख लें कि आज के बाद जो कल है ना, वो सियासी आपका जो अदम इस्तेकाम है वो यस्टरडे। मुझे अगर आप कुछ इजाजत दें कहने की, तो ये कहीं जो बातें हो रही हैं, फार्मूला ये था खान साहब सेनेट में हारेंगे हफीज शेख साहब इलेक्शन, फिर खान साहब को एतमाद का वोट मिल जाएगा, फिर पंजाब उनके हाथ से चला जाएगा, ये फार्मूला है? बिल्कुल फार्मूला ये है। ठीक है, देखिए उसे पंजाब जब उनका कल हुआ है तो कल पहले बुजदार ने कल पहले इस्तीफा दिया, लेकिन बुजदार परसों का वहां बैठे हैं क्योंकि उन्हें सारे MNAs को जिस तरीके से घेर के, चेक लिख के और फिर उनको लेटर लिखा गया, ड्राया भी किया, लालच भी दी गई, कौन सा हथकंडा इस्तेमाल नहीं किया गया। अब सेनेट का इलेक्शन राउंड द कॉर्नर, कह देना कि ओपन बैलेट कराना हम जाते हैं। अच्छा, एक तरह तकरीर में कहा इमरान खान साहब ने कि जुर्रत का मुजाहरा करें, मेरे खिलाफ वोट दें अगर मुझे पसंद नहीं करते। फिर एक लेटर जारी कर दिया कि अगर मेरे खिलाफ हदीसें और उन्होंने जो तबलीग इस्लाम की, उन्होंने कहा अल्लाह ताला का ये कहर पड़ेगा और ये बड़े दुख है, फलाना ये है, और मैंने क्या नहीं किया। आपने मिनट तले साथ ये भी का डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये लहजा ऑपोजिशन की लिए एक लहजा था जो कि उनका 4-5 साल से है। वो कहते हैं ना जी कि कोई वो दफ्तर के अंदर माल ही नहीं है बेचने को, जिस माल के ताजिर थे वो माल नदारत, शायद जो पहुंचे मैशर में माल नदारत। इमरान खान साहब जिस माल के ताजिर थे उन माल नदारत, वो सियासी तौर पे बिल्कुल एक एक्टिविटी बांझ है। अब उस क्या किया जाए? लेकिन आप समझिए आज इमरान खान साहब मजबूत नहीं हुए। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि हफीज शेख इलेक्शन के बाद और इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद, और जो उन्होंने 16 MNAs को जैसे कि मदर साहब फरमा रहे हैं कि NRO दे के उन्होंने ले लिया। देखो आपके क्या मोरालिटी है, कहां प्रिंसिपल क्या है? वो आप तकरीर निकाल के जरूर सुनाएं जो 2018 में इन्होंने 20 निकाले थे, 1 महीना रहता तो MPS का, और वो भी परेश खट्टे ने अच्छा, सारे PTI के नहीं थे, सारे वो PTI की भी नहीं थे, परेश खट्टे ने अपने मुखालफिन को साफ किया। ये तो सादा आदमी था, वहां भी खेल किया। लेकिन आज मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम ऑलरेडी जिसके बारे में बड़ी तशकीक है, और जहां आप जाते हैं तो लोग पूछते हैं, पाकिस्तान के आम आदमी पूछता है कि क्या बनेगा।
ये इमरान खान मुद्दत पूरी कर देगा? ये सवाल मैं नहीं सुनना चाहता। 50 साल अब आपको मुद्दत पूरी होते नजर नहीं आती। 1969 से मैं शऊर के साथ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूं। मुझे ये सवाल सुनते सुनते मैं अब थक गया हूं। किस मुल्क का क्या बनेगा? और भाई मुझे खुदा के वास्ते, हम वेस्ट में मैं रहती हूँ 7-8 साल, मुझे बताएं कि किसी मुल्क के अंदर ये सवाल होता है कि कल क्या बनेगा, कौन सा होगा, ये हुकूमत टाइम पूरा करेगी नहीं करेगी, हर 2 साल बाद। और ये साहब आपको भी लगता है ये है कि ये फार्मूला यही है कि जनाब हफीज शेख साहब हारेंगे, फिर इमरान खान साहब एतमाद का वोट ले लेंगे, फिर पंजाब देना पड़ेगा? देखिए, मैं इतनी लंबी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो नहीं करता, लेकिन मदर अब्बास साहब से एक माजरत के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन मुझे कुछ दिनों से ये लग रहा है कि बिकने वाला भी बाइज्जत है और खरीदने वाला भी बाइज्जत है। बेगैरत तो वही शख्स है कि जो उनको कंडेम नहीं करता, जो कहता है कि नहीं यार ठीक है। यार मुझे ये बताओ, इस मुल्क के अंदर हम 40 साल से बिकने, ये सेनेट के इलेक्शन हम पहली दफा देख रहे हैं। इस मुल्क का ठीक क्यों नहीं, तकदीर क्यों नहीं? और ये सब नहीं गिला मगर साहब, और मुझे गिला ये है कि आजम स्वाति साहब जब JUI से सेंटर मुंतखब हों तो आप कहें जी कि ये पैसे देके सेंटर बनता है, और जब आपके पास आके सेंटर बन जाए तो रियासत मदीना का जो है वो एक बड़ा अहम रुकन करार पाता है। देखे इशू इमरान खान की पॉलिटिक्स हो तो हम करेंगे। इमरान खान को मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, कुछ नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इशू यह है कि पाकिस्तान का ये निजाम करप्ट क्यों है, हम टारगेट करके गुफ्तगू कर रहे होते हैं। निजाम इसलिए करप्ट है कि पाकिस्तान के सेनेट के अंदर 2 तरह के लोग आते हैं, एक वो जो कि पाकिस्तान की किसी जगह काउंसलर भी इलेक्ट नहीं होना चाहते, और वो कासा लेस होते हैं, वो उनके टोटी होते हैं, उनकी सी गुजारिश है कि जब एक बार और दूसरे वो छोटी सी गुजारिश है, हम हमारी इतनी सी गुजारिश है कि एक बंदा बार बार कहता है कि वो सारे मुल्क को चोर कहता है और कहता है मैं एक बड़ी जानदार टीम लेके आ गया हूं। सवाल ये अब्दुल कादिर साहब को टिकट देते हैं, अब्दुल कादिर साहब को टिकट देके वापस लेते हैं, फिर उनको मुंतखब करवा देते हैं। सर एक शो करो जिसपे लिखो इमरान खान की सियासत, फिर बात करते हैं। ठीक है, सियासत आप पूरे पाकिस्तान की डिस्कस करते हो, गाली आप इमरान खान को देते हो केले के लिए। गाली की बात नहीं है, हम तो सियासत डिस्कस कर रहे हैं। आज जो कुछ हुआ, आज कवर जो कर रहे हो आप जो दे रहे हो सर, वो गलत सियासत करता है, वो गलत सियासत करता है, गलत समय कहता हूं गलत करता है। लेकिन आप पाकिस्तान का सेनेट इंप्रूव क्यों नहीं हो सका आज तक? इसलिए कि पाकिस्तान के सेनेट में आपने 40 साल से बंदे, जिसके पास 2 अरब रुपए है वो सियासत में आता है, सेनेट में आता है, या जो बूट पॉलिश करता है वो सियासत में आता है, या वो शख्स आता है जो किसी जगह इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आपने भी तो सेनेट का हाल कर दिया है। आप कहते हैं 4 इकाइयों का नुमाइंदा है, सेनेट के पास ना फाइनेंशियल पावर्स हैं, ना कोई और पावर्स हैं। आपने एक मेला बनाया हुआ है पाकिस्तान की, 49 कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने सेनेट उठा के परे मारा। उन्होंने कहा हमें नहीं जरूरत है याशी की। लेकिन मसला सर यह है कि हमारी सारी लड़ाई है। असल मसला सर, या तो सियासत पे डिस्कस कर लो या इमरान खान पे डिस्कस कर लो। जिस दिन इमरान खान पे डिस्कस करेंगे, मैं इमरान खान का सबसे बड़ा मुखालिफ हूंगा। मैं गलत करता है, बिल्कुल गलत करता है, लेकिन मसला यह है कि ये जो हुआ है, सर आप तो कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले चले जाते हैं, जो वहां लोग बुलाए गए थे उनको आने देते। बिल्कुल, अगर मैं चले जाते, अगर मैं वहां डिप्टी, अगर मैं, पहली बात तो यह है कि इंतजामिया, बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा था कि एक सियासतदान का बेसिकली तकाजा होता है कि उस क्लैश को अवॉइड करता है। सिंपल सी बात, अवॉइड हम करते रहे हैं, हम करवाते भी रहे हैं यार, एक कौन सी बात है, अवॉइड करते हैं कि नहीं अपने लोग। लेकिन मसला सारा पता क्या है, जिस दिन से पाकिस्तान में ये कैमरा लगा है ना, उस दिन से हम एक तमाशा क्रिएट करते हैं। हमें नहीं पता यार, हम मीडिया के आदमी हैं, ठीक हो गया, तमाशा ठीक है। मैं आता हूं वापस आपकी तरफ, मजलूम का एक ड्रामा बनाया। ठीक है, मैं आता हूं वापस। मदर अब्बास साहब, ये जो बात की जा रही है कि अब खान साहब जो है उनका चल चलाव होगा, मुश्किल हो जाएगा, एतमाद का वोट लेने के बावजूद मजबूत नहीं रहे, क्या इमरान खान साहब वाकई मजबूत नहीं रहे, पंजाब देना पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब देना पड़ेगा, लेकिन चलिए सियासत डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान को डिस्कस नहीं करते। ठीक है, पाकिस्तान की सियासत को परागंदा किसने किया? इमरान खान ने अपनी तकरीर में 1985 के इलेक्शंस की बात की। 1985 के इलेक्शंस किसकी पैदावार थे? उसके बाद उठा ले 1988 की, जुनेजो को किस गुनाह की सजा दी गई? उसके बाद उठा लें आईजीआई की फॉर्मेशन उठा लें, उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 89 का उठा लें, उसके बाद 1990 का इलेक्शन उठा लें। पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान की सियासत में मुलविस रही है
और कॉन्स्पिरेसी करती रही है। उसने सियासत को परागंदा किया है। उसने लोगों को एक के साथ साजिश करते हैं दूसरे को। यहां पार्टियां बनाई गई हैं, पार्टियां बिखेरी गई हैं। इन्हीं इलेक्शन में, बाकी छोड़ दें, इन्हीं इलेक्शन में उठा के देख लें कि सिंध में किसको क्या कहा गया, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। ये सब छोड़ दें। ये पाकिस्तान की, देखिए, जब सियासत की बात होगी तो फिर रियासत की बात होगी, और रियासत की बात होगी तो रियासती इदारों की जो चीजें रही हैं वो बहुत अफसोसनाक रही हैं। इस वक्त भी इमरान, बिल्कुल, जो बिकने वाला है वो भी मुजरिम है, जो खरीदने वाला है वो भी मुजरिम है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि आसिफ जरदारी करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, चोर हैं, डाकू हैं, तो और डेकेड्स ऑफ जो है डार्कनेस के जब मैं जिक्र करता हूं तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो 12 खिलाड़ी मुझे उस डेकेड्स ऑफ डार्कनेस के नजर आते हैं। आप देख लीजिए पीछे कौन बैठे हुए थे, कौन लोग बैठे थे, वो उसी एरा के लोग थे, उन्हीं की गवर्नमेंट्स के साथी थे। मुस्लिम लीग नून उठा ले, पीपुल्स पार्टी उठा ले, आप फिरदौस आशिक ऐवान, बाबर ऐवान, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, ये सब कहां के लोग हैं? ये उसी जिस डेकेड्स की इमरान खान बात करें तो इन टोटलिटी बात करनी चाहिए हमें कि इखलाकियात का जब हम म्यार सेट करते हैं तो फिर मैं अपने आप से शुरू करता हूं, मैं अपने घर से शुरू करता हूं, फिर मुझे इसकी परवाह नहीं होती कि मेरा इख्तिदार रहे या चला जाए। बिल्कुल ठीक है। मतलब सब एक छोटी सी और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो सियासत में इखलाकियात, इस पे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हफीजुल्लाह न्याई साहब, इखलाकियात के बहुत बड़े मीनार बनकर इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, लोगों को सबको कहते हैं गलत हैं। ये इखलाकियात अपने ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर वो लागू क्यों नहीं करते? देखिए जी, शमसुल उलमा और ये मकबूल जान साहब जो हैं डिप्टी कमिश्नर हैं बड़ा अरसा, इनको पता है कि मशरू का माल जैसे बरामद हो जाए तो उसकी क्या कोई हैसियत है। दूसरा ये है कि जितनी ये दलीलें देते हैं, मैं हकीकत है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना आलम फाजिल और इतनी आम कोई यकीन, मैं और के मुँह से ये दलीलें अच्छी नहीं लगती है। वायज सबूत लाए जो महके जवाब में इकबाल को जो जिद है कि पीना ही छोड़ दे, कि जो वो ना जाते। और फिर भाई हम एक डिस्कस कर रहे हैं, मैं हो सकता है ज्यादा हूं, लेकिन मजहर साहब तो एक आइडियली एक लिबरल किस्म के तबसरा करने वाले। मजहर साहब तो किसी को माफ नहीं करते। फिर इसका कहना कि जी ये कोई इमरान की साइड ले रहे, मेरा ख्याल है मैं तो ले रहा हूँ शायद, और उसकी अपना दूसरों की, या इमरान को हम डिस्कस कर ही नहीं। आज के इवेंट्स जो हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं हम उसको डिस्कस करें, जो वेरिएबल्स हैं वो आज के इवेंट्स में कौन कौन है, शायद खाकान अब्बासी है, इमरान है, पीडीएम है, सारे हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जी, सूरत हाल यह है कि अखलाकियात का तो मेरा ख्याल है कि कॉल ऑफ फेल में उतना ही तजाद है इमरान खान साहब के जितना मामूली सा आज हमने औरी साहब के देखा है कि कोई कॉल नहीं, कुछ कह रहे हैं और हमसे कुछ और हाथ पास नहीं, उस लिहाज पे ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अपने लिए कुछ और कर रहे हैं, हमें कुछ और कहने के लिए कि वो सब वो अपनी सारी अच्छी फैसिलिटी लेके। देखिए बात यह है कि अखलाकियात नामी चीज जो है वो जो है ना, हमीयत नाम था जिसका, वैसे सोसाइटी में कहीं फाल करती है वो देखिए पूरा मुल्क जो है ना इस वक्त बहुत तकलीफदेह सूरत हाल में। दोपहर को ये डिस्कस करते हैं दो सारे मिलकर, हम दूसरों को। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं उठा तो मुझे 9, साढ़े 9 बजे मैंने वैसे अपने व्हाट्सएप जो होता है तो मैंने एक व्हाट्सएप देखा और साथ एक कॉल देखी और उसमें गंदी गलीज में गाली दी। तो उन्होंने कहा तुम डी चौक पे आ गए और साथ 8-10 जर्नलिस्ट के नाम थे कि मैं अमल फराज, हामिद मीर, हम तो वही टांगे तोड़ देंगे। खुदा का मुझे समझ नहीं, मुझे नहीं पता था इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। उनको शायद ये भी ना पता हो कि मेरे तो इनसे, मैं तो कभी जाता ही नहीं हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या इस तरह की, उसमें मेरी तो और तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। मैं वो जाता हूँ तो और चीज देखने जाता हूँ, जलसे जुलूस में चले जाता हूँ, तो मुझे समझ नहीं। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त मुझे समझ नहीं, बाद में जब लड़ाई मार कुटाई शुरू हुई है तो सुबह मेरे इसी में महफूज किए हुए मैंने फोन के अंदर, इसके अंदर मुझे टेक्स्ट आया कि टांगे तोड़ दूंगा। ये आपकी मुल्क की अखलाकियात है और ये कौन करते हैं? ठीक, पॉलिटिकल वर्कर की जरूरत नहीं है वो ये काम भेजता है। ठीक है, चलो ठीक हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर की मुझे पता होता है। मकबूल जान साहब आप भी बड़ा क्विकली इस पे कमेंट कर दें कि खान साहब ने आज फिर चोर, डाकू, लुटेरे 10% क्या से क्या नहीं कह दिया, ये सौदा बिकता रहेगा?
देखिए, मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी शानदार बातें की हैं उन्होंने, अपना मदर अब्बास साहब ने। मेरा भी अलमिया वही है, लेकिन मेरा अलमिया ये है कि जो मुल्क के इदारे इस मुल्क के अंदर गंद करते हैं ना, तो उसके हैंड एंड ग्लव ये सारे लोग होते हैं जो मेरे लीडर हैं, और इनकी मर्जी के बगैर और इनकी सपोर्ट के बगैर यही इस मुल्क का अलमिया है। और यही इस मुल्क का अलमिया है कि वो जो फ़ोन करता है कि तुम वफादारी बदलो, और जो फ़ोन सुनता है और 1.5 लाख वोट भी लेता है और वो उनकी बात सुन के बदल भी जाता है, मेरे नज़दीक वो दोनों मुजरिम हैं, और मैं बहुत तकलीफ में हूँ इस बात पर। लेकिन और साहब, ये जो मुसलसल एक दूसरों को बुरा भला कह के कीचड़ उछाल के ये सियासत कितना अर्सा चलेगी? जरा इसमें बड़ा शॉर्ट कमेंट कर दें, कुछ करके भी दिखाना होगा ना। हमने ये नहीं, हमने सियासत बहुत देखी है, बहुत ज्यादा देखी है। सच्ची बात यह है, ये जो मोबाइल हमारे हाथ में आ गया ना, इसने वो सियासत बहुत पहुंचा दी हुई है। वरना जुल्फकार 71 से ऑनवर्ड हम ये गालियां सुनते चले आ रहे हैं, आते रहे हैं, करते रहे, कौन नहीं देता रहा, कहां नहीं देता रहा, सुनाने लगूं तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन कोई थोड़ी सी जैसे जैसे माशरा बदला है वैसे वैसे सब कुछ बदला है। और सबसे बड़ी बात एक अर्ज करूं कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का सत्यानाश हो गया है। अगर डिप्टी कमिश्नर वहां ठीक होता तो ये वाकया नहीं होता। चले, इस पे हम अलग से एक प्रोग्राम रखेंगे। मदर अब्बास साहब, फ्यूचर क्या है आप पीटीआई और पीडीएम का? देखिए, दोनों पॉलिटिक्स में, पूरी तरह पॉलिटिक्स में पीडीएम जो बिल्कुल पीछे हट गई थी, डिमोरलाइज नजर आता था उसका वर्कर, उसको एक तरह से एक नई वे जो है वो एक बूस्ट मिल गया उसको, राइटली या रॉन्गली। और मैं औरिया साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर आपको इस्तेमाल किया जाता है और आप इस्तेमाल होते हैं तो आप उतने ही बड़े मुजरिम हैं जितने इस्तेमाल करने वाला है। ये जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे, और देखिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, शदीद इख्तलाफ, 70s की बात की, शदीद तरीन इख्तलाफात थे, लेकिन शिमला हो, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, मेजर इशूज हो, उस पे भुट्टो साहब ऑपोजिशन को लेके बैठते थे, कॉन्फिडेंस में लेते थे। खान साहब तो कहते हैं कि अपोजिशन के लोगों को टीवी पर ना लेके आए, दुनिया में कौन टीवी पर लेके आता है? मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि चीजें थी वो फिर कहीं किसी लेवल पे आके आप ये करते थे, लेकिन अब जो है जो अब खलीज बढ़ रही है, उस खलीज में तसादुम तो हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मदर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिजुल्लाह न्याई साहब और ये मकबूल जान साहब आज हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।